होम रूल लीग मूवमेंट हमने कर लिया था, है ना। लास्ट में क्या लिखा था कल? मॉन्टेगो स्टेटमेंट्स 1917 में। ठीक है। उससे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे 1915 से। 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ गए थे। गांधी रिटर्न्ड बैक टू इंडिया। कहां से आए थे? हम्म। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्या करने गए थे? क्या स्टडी करना है? पढ़ने गए थे साउथ अफ्रीका। हाँ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन केस लड़ने गए थे एक यहाँ से गुजरातियों का। ठीक है। अब 1915 में जब वापस आते हैं तो यहाँ पे आके एक साल तक किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद 1917-18 में तीन मूवमेंट्स में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो तीन मूवमेंट्स हैं गांधी जी की। कौन कौन सी? पहली चंपारण सत्याग्रह। दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण कब हुआ? 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। और खेड़ा भी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। ये चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है। अहमदाबाद और ये खेड़ा गुजरात में। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, क्या बोलते हैं? फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को क्या बोलते हैं? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। और खेड़ा सत्याग्रह को क्या बोलते हैं? फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। चंपारण में क्या था? ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रखने के लिए समझ लो। चंपारण में तिनकठिया सिस्टम था। क्या था? तिनकठिया सिस्टम मतलब 3/20 हिस्से पे, अगर जमीन के 20 हिस्से करोगे उसके 3 हिस्सों पे आपको क्या ग्रो करना है? इंडिगो ही ग्रो करना है। और यहाँ पे जो सरकार ने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि आपसे जो रेंट लेंगे वो किसके बेसिस पे लेंगे? एरिया के बेसिस पे आपसे रेंट लेंगे, ना कि प्रोड्यूस के बेसिस पे। दो तरीकों से रेंट लिया जा सकता है। यहाँ तो जितना आपका प्रोड्यूस हुआ है, मतलब जितना हार्वेस्ट आपकी हुई है उसके बेसिस पे कि उस प्रोड्यूस का इतना हिस्सा हमें दे दो। आज तक इंडिया में क्या हो रहा था कि पुराने टाइम से जो राजा लोग भी जो टैक्स लेते थे वो हमेशा किसके ऊपर लेते हैं? प्रोड्यूस के ऊपर टैक्स लेते हैं कि अगर आपकी इतनी फसल है उस फसल का इतना हिस्सा हमें दे दो। ठीक है। बट यहां पे अंग्रेजों ने क्या किया? एरिया के ऊपर टैक्स लगा दिया कि आप जितने एरिया पे लगा रहे हो, प्रोड्यूस चाहे जितना मर्जी हो, आपको हमें इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसके खिलाफ लोग जो हैं वो नाराज हुए और लोगों ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने प्रोटेस्ट लीड किया और ब्रिटिशर्स ने 25% कंपनसेशन जो है चंपारण के लोगों को दी। ठीक है, समझ गए? दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था कि ये जो मिल ओनर्स थे, ये यहाँ के जो वर्कर्स थे उनको प्लेग बोनस देने से मना कर रहे थे। ठीक है। प्लेग प्लेग बोनस मिलता था। ठीक है। तो अब प्लेग बोनस देने से ये लोग मना कर रहे थे। तो ये क्या बोल रहे थे मिल ओनर्स कि हम आपको 20% तक आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। अब मिल ओनर्स गांधी जी के वैसे तो दोस्त ही थे। ठीक है। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था अनुसुईया बेन। वो भी गांधी जी को जानती थी अच्छे से। तो जो वर्कर्स थे वो अनुसुईया बेन के पास गए और उन्होंने बोला कि हमारा जो ये मसला है इसको हल करो। ठीक है। तो गांधी जी फिर अनुसुईया बेन गांधी जी के पास गई। उसने बोला कि ऐसे ऐसे ये वर्कर्स का मसला है, इसको आप देखो।
और फिर गांधी जी ने यहाँ पे आके इनको बोला कि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठो जब तक कि मिल ओनर्स आपकी बात नहीं सुन रहे। ठीक है। और फाइनली मिल ओनर्स ने बोला कि हम आपको 35% हाइक देने को तैयार हैं। ठीक है, 50% मांग रहे थे ये वर्कर्स की, 50% हमारी सैलरी बढ़ा दो, लेकिन दे कितनी रहे थे, 20%, और लास्ट में 35% पे आके बात खत्म हो गई। ठीक है। तीसरा प्रोटेस्ट कौन सा है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या हुआ था, एक साल सूखा पड़ गया बहुत ज्यादा। ठीक है, अब सूखा पड़ गया तो टैक्स नहीं दे सकते हैं सरकार को। ठीक है, पर सरकार बोल रही है कि हमें टैक्स लेना ही लेना है। अब लोग बोल रहे हैं कि आप हमें एक साल के लिए क्या कर दो, टैक्स हमारा माफ कर दो, एक साल का टैक्स। बट ये नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे हैं माफ। तो यहां पे भी गांधी जी को बुलाया जाता है। इस प्रोटेस्ट को वैसे तो लीड करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, पर गांधी जी को भी बुलाया जाता है। गांधी जी इनको बोलते हैं कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओ, इनका कोई भी टैक्स देने से इनको मना कर दो, कोई भी बात मत मानो ब्रिटिशर्स की। ठीक है, और फाइनली ब्रिटिशर्स इनको एक साल के लिए टैक्स इनका माफ कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों मूवमेंट्स में हमें क्या दिख रहा है कि गांधी जी ने क्या किया, जो भी मूवमेंट्स इंडिया में आके स्टार्ट की, वो तीनों मूवमेंट्स में गांधी जी को क्या मिला, सक्सेस मिला। ठीक है, ठीक है, तीनों मूवमेंट्स में इनको सक्सेस मिलता है। इससे क्या हो गया, गांधी जी का स्टेचर एकदम से बढ़ गया पूरे देश में। ठीक है, क्योंकि अब गांधी, इससे पहले कांग्रेस की बात ब्रिटिशर्स नहीं सुन रहे हैं, पर एक ऐसा इंसान आया जिसकी सारी बातें सुन रहे हैं, जिससे ब्रिटिशर्स भी डर रहे हैं। ठीक है, लोग भी जिसका साथ दे रहे हैं, तो लोगों में गांधी जी के प्रति विश्वास बढ़ गया काफी ज्यादा। ठीक है, तो यार ये बंद करो, इसको इसको बंद कर दो, ये वाले फैन को, एसी लगा दो, नहीं तो एसी ऑन कर दो। ठीक है, समझ आ गया गांधी जी के स्टार्टिंग के। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि 1914 से लेके 1918 तक क्या चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मॉडरेट्स ने भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया। एज देयर ड्यूटी। मॉडरेट्स को तो लगता था कि देखो ब्रिटिशर्स का साथ देना हमारी ड्यूटी है, हमें तो ये करना ही है। और एक्सट्रीमिस्ट ने भी, बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला कि ठीक है, हम भी आपका सहयोग करेंगे। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मॉडरेट्स ने बोला हम ब्रिटिशर्स का सहयोग करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। क्यों, क्योंकि हमारी ड्यूटी है उनको सपोर्ट करना। और एक्सट्रीमिस्ट जो बाल गंगाधर तिलक जिनको लीड कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, उनको ऐसे लग रहा है, इन द मिस्टेकन बिलीफ दैट दे शैल बी रिवॉर्डेड, कि उनको ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ तो रिफॉर्म्स लाएंगे। ठीक है, इस चक्कर में एक्सट्रीमिस्ट भी इनको सहयोग करते हैं। ठीक है, बट इसके बदले में होता क्या है, 1919 में जो रिफॉर्म्स, मैंने आपको बोला 1917 में मॉन्टेगो की स्टेटमेंट आती है कि आपके लिए रिफॉर्म्स लेके आएंगे। 1919 में वो रिफॉर्म्स आ जाते हैं, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंडिया में आ जाते हैं। और इन रिफॉर्म्स में देखो क्या चीजें आपको याद रखनी है, क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, इसी को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल समझते हो, स्टेट के लेवल पे गवर्नमेंट दो लेवल्स पे चलती थी, एक स्टेट के लेवल पे, दूसरा सेंटर के लेवल पे। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल मतलब स्टेट के लेवल पे। तो स्टेट के लेवल पे क्या हुआ, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई। क्या इंट्रोड्यूस हुई, डायरकी क्या थी, कोई बताएगा।
डायरकी में इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया स्टेट्स में। ठीक है, कौन कौन से, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया। रिजर्व्ड में क्या क्या रखा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, ठीक है, रेवेन्यू, ये सब किस में रखा, रिजर्व्ड में। और ट्रांसफर्ड में हेल्थ, एजुकेशन, ये सब किस में रखा, ट्रांसफर्ड में। रिजर्व्ड का सारा कंट्रोल किसके पास था, गवर्नर के पास। गवर्नर उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ठीक है, और ट्रांसफर्ड का कंट्रोल किसको दे दिया, मिनिस्ट्रीज को। तो कहने को तो उन्होंने क्या किया, कहने को तो उन्होंने बोला कि हम आपको पावर दे रहे हैं मिनिस्ट्रीज को, बट रियल पावर किसके पास है, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, रेवेन्यू, जो असली पावर है वो किसके पास है, अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही है। तो ये सिर्फ धोखा है। ठीक है, समझ गए। एक तो ये चीज हुई, और क्या हुआ था, हाँ क्या हुआ, हाँ, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए पहली बार। क्या हुआ, अभी तक कैसे इलेक्शंस होते थे इंडिया में, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, अभी डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए। और वुमेन को राइट टू वोट मिला। वुमेन को क्या मिला, राइट टू वोट मिला। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस कब इंट्रोड्यूस हुए थे सबसे पहले, तो क्या आंसर दोगे, कब हुए थे पहली बार, 1892 का जो काउंसिल्स एक्ट था उसमें, 1892 में। ठीक है, समझ गए। तो यहां पे देखो, प्रोविंशियल लेवल पे तो इन्होंने कोशिश की कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाए, बट सेंट्रल लेवल पे अभी भी कैसी, देखो यहां पे प्रोविंशियल लेवल पे एक और चीज की कि जो बजट था उसको अब ये रिजेक्ट भी कर सकते थे मिनिस्टर्स। ठीक है, क्या कर सकते थे, रिजेक्ट भी कर सकते थे। इससे पहले बजट के ऊपर सिर्फ बातचीत कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, बट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। अभी क्या कर सकते हैं, प्रोविंसेस में बजट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, बट सेंट्रल लेवल पे अभी भी कैसी गवर्नमेंट थी, इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यहां पे अभी भी 75% बजट कैसा था, नॉन वोटेबल। मतलब सेंटर में 75% बजट के ऊपर कोई वोट नहीं करेगा, वाइस रॉय जैसा बजट बनाएगा वैसा ही बजट सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, 75% बजट पे कोई वोटिंग नहीं होती थी। समझ गए, 1919 के एक्ट की बात कर रहे हैं, दो लेवल्स पे बात हो रही है, एक तो प्रोविंशियल लेवल पे और दूसरी सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। प्रोविंशियल लेवल पे क्या क्या याद रखोगे, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांटा, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। रिजर्व्ड गवर्नर ने अपने पास रखे, ट्रांसफर्ड किसको दे दिए, मिनिस्ट्रीज को दे दिए। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, वुमेन को राइट टू वोट मिला, और बजट को अभी ये प्रोविंसेस में क्या कर सकते थे, रिजेक्ट कर सकते थे। बट सेंट्रल लेवल पे ऐसा नहीं था, सेंट्रल लेवल पे अभी भी कैसी गवर्नमेंट थी, इररिस्पॉन्सिबल, जो वाइस रॉय के कहने पे ही चल रही थी अभी भी। समझ गए। ठीक है, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। लिख लिया सबने, चलें आगे, नीचे करूं, रुको, ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शंस पहली बार 1892 में इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में। ठीक है, आज 1947 तक खत्म करना है हमको, अभी बड़ा टाइम है। ठीक है, कल हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे डेली एक एक टॉपिक करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, ये लिख लिया ना सबने। अब 1919 में ही ना दो तीन चीजें और हुई।
एक तो 1919 में हमने क्या पढ़ा, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 में ही क्या हुआ, रॉलेट एक्ट भी आया। क्या आया, ये रॉलेट एक्ट क्या था भाई? हाँ, किसी को कोई आइडिया है रॉलेट एक्ट के बारे में? हम्म। हम्म। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट बेसिकली इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। मतलब 1915 में एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था। अब ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, ये भी यहां पे जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, इस टाइम पे 1915 में मैंने आपको बताया था कि गदर पार्टी थी एक, और गदर पार्टी ने एक प्लान बनाया था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स की हेल्प लेके क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा देंगे। बट वो प्लान उनका पहले ही लीक हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। अब उनको जेल में डालने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, उसी को एक्सटेंड किया इन्होंने रॉलेट एक्ट में। अब रॉलेट एक्ट में इन्होंने कैसी प्रोविजंस रखी कि देखो भाई, 2 साल की आपको हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। और ये जेल में डालेंगे तो क्या आपके ऊपर ट्रायल चलेगा क्या, मतलब क्या आपको कोर्ट में लेके जाएंगे? नहीं, 2 साल तक आपको जेल में डालेंगे बिना ट्रायल के। ठीक है, विदाउट ट्रायल। तो आपने अगर सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोला, सिर्फ हमें शक हुआ आपके ऊपर कि आप सरकार के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हो, तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए। ठीक है, अब इस एक्ट देखो, ये एक्ट क्या छीन रहा है हमसे? हम्म, राइट टू लाइफ ही छीन रहा है ये आपसे। तो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, हेबियस कॉर्पस का। आपने पॉलिटी में पढ़ा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या है, मतलब क्या है वो, कि आप किसी को इलीगली डिटेन नहीं करके रख सकते, है ना। यहां पे तो 2 साल के लिए इलीगली डिटेन करके रख रहे हैं ये। तो मतलब यहां पे पर्सनल लिबर्टी, हेबियस कॉर्पस जो था, कुछ नहीं, वॉज टेकन अवे। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी छीन ली गई। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट से ये हेबियस कॉर्पस का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा था, कौन से एक्ट से हो रहा था, रॉलेट एक्ट से। अब रॉलेट एक्ट इंडिया में आएगा तो अब इंडिया में गांधी जी भी आ गए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, तो ये लोग कुछ तो करेंगे ना इसके खिलाफ। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ एक सत्याग्रह चलाया, जिसका क्या नाम था, एंटी रॉलेट सत्याग्रह। तो गांधी जी ने बोला कि अभी मैं बताता हूं आपको। ठीक है, और इन्होंने इस एक्ट को क्या बोला, ब्लैक एक्ट। क्या बोला, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला था। कौन से एक्ट को बोला था, रोलेट एक्ट को। ये काला कानून है। काला कानून क्यों है, क्योंकि लोगों से उसकी फ्रीडम छीन रहा है, उनकी लाइफ छीन रहा है, इसलिए क्या, कैसा कानून है, काला कानून। और गांधी जी ने बोला देखो भाई, मैं क्या करूंगा, गांधी जी ने बोला मैं 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को क्या कर दूंगा, मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा पूरे इंडिया में। क्या कर दूंगा, 6 अप्रैल 1919 को पूरे इंडिया में मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, और 6 अप्रैल के बाद पूरे देश में हड़ताल हो गई, लोग प्रोटेस्ट करने लगे इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से। ठीक है, इसी टाइम में पंजाब में क्या हुआ, ये लिख लिया ना। देखो पंजाब में देखो क्या हुआ, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, क्या नाम था उसका, माइकल ओ डायर। अब इसने वहां पे एक ऑर्डर निकाला कि कोई भी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते कहीं पे भी। ठीक है, इसने एक दिन पहले ऑर्डर निकाल दिया। ये 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ, उससे एक दिन पहले इसने ये ऑर्डर निकाला कि कहीं पे भी पंजाब में लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, एक टाइप का कर्फ्यू लगा दिया। पर अब देखो लोगों को तो पता नहीं है, 1913 की बात है, उस टाइम पे ना टीवी है,
ना सोशल मीडिया है, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, तो लोगों को पता कैसे चलेगा भाई? लोगों को तो वो पर्चे जो लगाए होते थे वो पढ़ के पता चलता था। अब एक दिन में पूरी स्टेट में थोड़ी पता चल जाएगा कि ऐसा आप असेंबली नहीं कर सकते कहीं पे भी। ठीक है। अब लोग क्या हुआ, 13 अप्रैल को, हाँ, जलियांवाला बाग में लोग क्या हो गए, शहीद तो बाद में हुए, पहले इकट्ठे हुए। ठीक है। तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए क्या करने के लिए? बैसाखी सेलिब्रेट करने। 13 अप्रैल को क्या होती है? एक तो बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, दूसरा इनके दो लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको ना अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो उनके खिलाफ भी थोड़ी बातचीत करने की, क्या हम अगला प्रोग्राम बनाएं कि उनको बाहर निकालें, इसके लिए ये इकट्ठे हुए। और अगेंस्ट, एक तो बैसाखी मनाने और दूसरा अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है। अब देखो यहां पे ना एक मिलिट्री जर्नल था, क्या नाम था उसका? किचलू। जिसका क्या नाम था? जनरल रेनिगाल्ड डायर। तो इसने देखा कि लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं, इसको बड़ा गुस्सा आया लोगों पे कि एक तो गवर्नर का ऑर्डर है कि इकट्ठे नहीं हो सकते, लोग इकट्ठे हो गए। तो इसने क्या किया, अपनी फोर्स लेके गया वहां पे, ठीक है, जो गेट्स थे जलियांवाला बाग के, और वहां पे लोगों को बोला, जो फोर्स के लोग थे उनको बोला कि आप फायर कर दो इन लोगों के ऊपर। ठीक है। और ये फायर करने वाले लोग कौन थे? क्या ये ब्रिटिशर्स थे? कौन थे ये लोग? इंडियन सोल्जर्स। ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑर्डर्ड फायर, ये RENIGLD, रेनिगाल्ड डायर, ओपन ऑर्डर्ड फायर ऑन द पीपल। ठीक है। और कितनी बुलेट्स फायर की गई? ठीक है। अब ब्रिटिशर्स की ऑफिशियल फिगर बोलती है कि 300-350 लोग मरे थे, बट जो रेवोल्यूशनरीज थे उस टाइम पे, उन्होंने जो उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स लिखे हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि मोर देन 1000 जो लोग थे वो मारे गए थे इस जलियांवाला बाग में। ठीक है। तो ये इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा मैसेकेयर था, जहां पे लोगों पे, निहत्थे लोगों पे सीधे ही गोलियां चला दी सामने से ही कि मारो इनको। ऐसा मतलब इतना भी खराब कहीं पे होता नहीं था ब्रिटिशर्स के टाइम में भी, इतने भी, हाँ, इतना खराब पहली बार हुआ। ठीक है। अब जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो पंजाब की गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ समझते हो? मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल। ठीक है। ये लगा दिया पंजाब में। अब इसके बाद देखो, अब इससे ऑब्वियसली गांधी जी भी नाराज होंगे, और भी जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो ब्रिटिशर से नाराज होंगे कि ये तो आपने इनह्यूमन चीज कर दी ना, अब तो आपसे हम क्या ही बात करें, आपने तो ऐसा काम कर दिया कि अब कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है ना, इससे पहले बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट अब गांधी जी बोल रहे हैं कि अब आपसे क्या बात करें हम। ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, अपना केसरी हिंद का टाइटल वापिस दे दिया। नाराज होकर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी रिनाउंस टाइटल ऑफ केसरे हिंद। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपना नाइटहुड वापस दे दिया। गेव अप हिज टाइटल ऑफ, ठीक है। और फाइनली गांधी जी ने बोला कि जो ये एंटी रोलेट मूवमेंट थी इसको मैं वापस लेता हूं। ठीक है। गांधी जी टुक बैक
एंटी रॉलेट मूवमेंट। तो ब्रिटिशर्स के ऊपर भी इसका प्रेशर था थोड़ा, तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, अब लोगों को कुछ तो करना ही था, ठीक है। तो क्या किया, एक कमीशन बिठाया जिसका क्या नाम था, हंटर कमीशन। क्या नाम था। अब ये हंटर कमीशन क्या करेगा, इन्होंने बोला कि हंटर कमीशन इंक्वायर करेगा। क्या इंक्वायर करेगा, कि भाई क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, इनटू द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। और नाइटहुड एक उपाधि है, मतलब उस टाइम पे जो आर्टिस्ट होते थे लोग, ठीक है, लिटरेचर में या फिर किसी भी फील्ड में जो बड़ा अच्छा काम करते थे, उनको ऐसे सर की उपाधि दी जाती थी, उनको नाइटहुड दिया जाता था, ठीक है, कि आपने, आप जो है बड़े अच्छे थिंकर हो। हाँ, एक टाइप का अवार्ड समझ लो, टाइटल दिया जाता था, ठीक है। तो ये हंटर कमीशन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हंटर कमीशन किस लिए बिठाया इन्होंने, किस लिए बिठाया, जलियांवाला बाग में जो भी हुआ उसकी रिपोर्ट देने के लिए, कि क्या ये इंसिडेंट सच में इनह्यूमन है, ठीक है, ऐसा कैसे हो गया, सब रिपोर्ट देने के लिए बोला। और हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला, कि भाई हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। क्या करते हैं, हम इस इंसिडेंट की आलोचना करते हैं, बस। क्या की इसकी, और कुछ नहीं किया, ठीक है। और जो जनरल डायर था उसको क्या कर दिया, जनरल डायर को वापस भेज दिया, कहां, इंग्लैंड वापस भेज दिया। और वहां पे पार्लियामेंट ने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा किया, कि भाई देखो इतना अच्छा काम करके आया इंडिया से, और यहाँ पे इसको इन्होंने निकाल दिया, तो अब ये कैसे रहेगा। तो 26,000 पाउंड्स उसके लिए इकट्ठे किए वहां पे और उसको दिए, ठीक है, कि तुम इतने इंडियंस को मार के आए तो तुम्हें कुछ तो मिलना ही चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो ये है हंटर कमीशन। अब 1919 में देखो कितना कुछ हो गया है, ठंड लग रही है यार। 1919 में कितना कुछ हो गया। 1919 में सबसे पहले क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग भी हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। और मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आए हैं। पर इन सब चीजों ने इंडियंस को क्या किया है, ये चारों चीजों ने इंडियंस को खुश किया है। इन चारों चीजों ने इंडिया को क्या किया है, नाराज किया है, बहुत ज्यादा नाराज किया है, ठीक है। रॉलेट एक्ट ने तो नाराज किया, उसके बाद जलियांवाला बाग ने तो और ज्यादा लोगों को भड़काया। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, जब भी कोई वॉर खत्म होती है तो देश में क्या होगा, वॉर में क्या लगता है सबसे ज्यादा, पैसा, ठीक है। तो पैसे की किल्लत, इन्फ्लेशन, ये सब चीजों के रेट बढ़ गए। और मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो रिफॉर्म्स ये चाह रहे थे इनको कुछ नहीं मिला वैसा, तो मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में भी इनके साथ धोखा हुआ। तो पूरे इंडिया के लोग क्या हैं इस टाइम, नाराज हैं। और इस टाइम महात्मा गांधी को लगा कि यही मौका है इस देश में एक बड़ी मूवमेंट पूरे जोर से चलाने का, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई ना, इसमें टर्की हार गया था, हारने वाली साइड था टर्की, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि टर्की में रूल करता था कैलिफेट, खलीफा। और इन्होंने जब उसको हराया तो उसको डिसमेंबर कर दिया, उसको निकाल दिया, निकालने की बात चल रही थी, ठीक है। इससे इंडियन मुस्लिम्स नाराज हो गए, ठीक है। टर्की में खलीफा को निकाल रहे हैं और इंडियन मुस्लिम्स यहां नाराज हो गए, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है। हाँ, खलीफा जो वहां का राजा होता था टर्की का, ठीक है। अब टर्की का जो राजा होता था उसको खलीफा बोलते थे, और वो खलीफा जो है पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं उनका पॉलिटिकल हेड भी माना जाता था। पॉलिटिकल हेड तो नहीं, पर रिलीजियस हेड माना जाता था। पॉलिटिकल हेड तो उसी स्टेट का वो था, बट पूरी दुनिया के मुस्लिम्स उसको अपना रिलीजियस हेड मानते थे, हाँ, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम इसके खिलाफ मूवमेंट इंडिया में चलाएंगे, खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चलाएंगे, ठीक है। गांधी जी ने बोला बिल्कुल चलाओ, मैं आपके साथ हूं, ठीक है।
ठीक है, गांधी ने बोला कि मैं आपके साथ हूं, आप मूवमेंट चलाओ ये। ठीक है, बट आप ये मूवमेंट जब चलाओगे, आप कांग्रेस के अंडर रह के ये मूवमेंट चलाओ। हाँ, क्योंकि वो देखो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, तो अब ऐसे लखनऊ पैक्ट में भी मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग किसके पास आ गई है, मुस्लिम लीग किसके साथ आ गई है काम करने। यार इधर देखो, 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें मुस्लिम लीग किसके साथ आ गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आ गई थी काम करने। ठीक है, तो अब मुस्लिम लीग ने ये देखा था कि अगर हमारा गोल से एक ही होगा तो हम कांग्रेस के साथ भी काम करने को तैयार हैं। ठीक है, तो 1919 में जब खिलाफत क्वेश्चन आया तो उसमें क्या हो गया, मोहम्मद अली ने जब मूवमेंट चलाई तो गांधी ने बोला कि हम आपका साथ देने को तैयार है। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला बस आपको एक काम करना है कि आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर ही ये खिलाफत मूवमेंट भी चलानी है। तो उससे क्या होगा, एक ही मूवमेंट बन जाएगी पूरे देश में। तो पूरे देश में जो अलग अलग लोगों के मसले थे ना, गांधी जी ने बोला आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाओ और इसी के अंडर अपने मसले रखो। जैसे पंजाब में अकालियों का अलग से मसला था। ठीक है, तो सबको बोला कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही जो है अपनी चीजें करो। तो अब 1919 में क्या हो गया, खिलाफत क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई जो कैलिफेट है उसका क्या होगा। ठीक है, जैसे अभी देखो ना, अभी एक लेबनान में जो उसका कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्ला, उनका जो हेड था नसरल्ला, उसको मारा, है ना। तो इंडिया में देखो मुस्लिम्स ने कितना प्रोटेस्ट किया, किया कि नहीं किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिलीजियस, देखो मैं नहीं बोल रहा गलत, उनके साथ रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उनके। ठीक है, तो उनको ऐसे लगता है कि ये हमारे रिलीजन के लोग हैं, इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक इमोशनल बॉन्ड है उनका उनके साथ। ठीक है, हाँ वो किया है, पर अब वो अलग डिबेट है, उसमें नहीं जाएंगे हम भैया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, खिलाफत कमेटी बनाई गई, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई। किसने बनाई ये, मोहम्मद अली एंड शौकत अली जिन्ना नहीं। ठीक है, इन्हीं को बोलते थे अली ब्रदर्स। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1920 में क्या कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दी। क्या कर दिया, और ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट एक साथ ही लॉन्च हुई। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ने क्या बोला कि हम तब तक ये मूवमेंट चलाएंगे जब तक जो पंजाब में गलत हुआ है उसको वो रिवर्स ना कर लें, जो भी कैलिफेट के साथ कर रहे हैं ये गलत, जब तक उसको वापस ना ले लें, और जो भी हमारे इंडिया में रॉलेट एक्ट जैसे लाया उसके वजह से जो लोग जेल में डाले गए उनको जब तक जेल से छोड़ ना दें तब तक हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में चलाएंगे। ठीक है, और इसके बाद कांग्रेस का 1920 में एक नागपुर सेशन होता है। कौन सा सेशन, नागपुर सेशन होता है, जहां पे कांग्रेस बोलती है कि अब हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है वो क्या है, स्वराज। पर कैसे, स्वराज तो पहले भी था, अब अब कैसे, बाय एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। 1906 में भी इन्होंने स्वराज की डिमांड की थी ना। पर ये कैसा स्वराज था, 1906 में बोला कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, बट कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के। और 1920 में क्या बोल रहे हैं कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर भी जा सकते हैं, जो भी लेजिटिमेट वेज होंगे हम उन सब का यूज करेंगे स्वराज लेने के लिए, नागपुर सेशन में। ठीक है, अब पूरे देश में बड़े जोर शोर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई जाती है, 1920, 21 और 22, आधा 22 तक भी ये मूवमेंट चलती है पूरे देश में। अब गांधी जी का ये कहना था कि देखो आप पूरे देश में मूवमेंट चलाओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बेसिकली किया क्या कि इनके स्कूल जाना बंद कर दो, स्कूलों का बहिष्कार करो। ठीक है, इनके कोर्ट्स में जाना बंद कर दो, गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ दो। ठीक है, इनको किसी भी प्रकार की कॉपरेशन आपको नहीं करनी है, इसीलिए इसका नाम नॉन कॉपरेशन था, असहयोग आंदोलन था। ठीक है, तो अब ये मूवमेंट जब चल रही है तो गांधी जी ने बोला कि आपको एक ही चीज है जो नहीं करनी है, वो क्या है, आपको वायलेंस नहीं करना है। क्योंकि गांधी जी का क्या मंत्र था, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, ट्रुथ है नॉन वायलेंस। ठीक है,
अब नॉन वायलेंस नहीं करनी है, बट 1922 में क्या होता है? तो चौरी चौरा में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, ठीक है, और वहां पे पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं, ठीक है। और इससे नाराज होके गांधी जी क्या करते हैं? विदड्रू हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या करते हैं? वापिस ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापिस ले लेते हैं, ठीक है। अब जो यंगर सेक्शन है कांग्रेस की, वो यहां पे चाहती है कि इस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापिस नहीं लेना चाहिए था, पर हाँ, नहीं 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 नहीं, भगत सिंह नहीं, और लोग थे, लोकल लोग थे वहां के, ठीक है। अब गांधी जी ने ये जो मूवमेंट वापस ली है, गांधी जी के इसके पास गांधी जी के पास रीजंस हैं ये मूवमेंट वापस लेने के। क्या रीजंस हैं? एक तो जो खिलाफत का क्वेश्चन, कैलिफेट का क्वेश्चन था ये, कि कैलिफेट को क्या करना है। वहां के जो लोग थे, टर्की के जो अपने लोग थे, उन्होंने क्या किया? कैलिफेट को खुद ही हटा दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, अब हम मोनार्की में नहीं रह सकते, ठीक है। तो जब वहां के ही लोगों ने, वहां के मुस्लिम लोगों ने अपने खलीफा को खुद ही हटा दिया, तो यहां के लोग किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर? ठीक है। इसीलिए यहां के मुस्लिम जो थे वो थोड़े शांत हो गए कि अब हम प्रोटेस्ट किसी के लिए करें, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने खुद ही ऐसा कर दिया, ठीक है। तो एक तो खिलाफत क्वेश्चन खत्म होने से क्या हो गया? मुस्लिम्स की जो पार्टिसिपेशन थी वो कम हो गई इसमें। दूसरा, इतने लंबे टाइम तक मूवमेंट चल गई थी कि गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि अब लोग थक गए होंगे इतनी लंबी मूवमेंट करके, इसलिए इनको रेस्ट की जरूरत है। तीसरा, ये जो चौरी चौरा कांड हुआ है, इस कांड की वजह से अब ब्रिटिशर्स चुप थोड़ी बैठेंगे, वो भी तो आगे से वायलेंस करेंगे। अभी तक ब्रिटिशर्स जो है ज्यादा वायलेंस नहीं कर रहे थे, मार नहीं रहे थे लोगों को, बट इतना बड़ा अगर आप इंसिडेंट हो जाता है तो फिर ब्रिटिशर्स भी मारेंगे। तो गांधी जी को लग रहा था कि इस टाइम पे मूवमेंट वापस लेना ही सबसे सही चीज है, ठीक है। इसलिए गांधी जी मूवमेंट वापस ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। 1924 में उनको जेल से वापस छोड़ा जाता है, और उन, हाँ, ये इसी मूवमेंट के बाद 1922 में ही, ठीक है। 1924 में एक सेशन होता है कांग्रेस का जिसका नाम था बेलगाम सेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा एक ही ऐसा सेशन है जिसमें प्रेसिडेंट कौन बने? महात्मा गांधी। प्रेसिडेंट कौन बना इसमें? महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखो 1927 में इसके बाद क्या होता है? 1927 में इंडिया में आता है साइमन कमीशन। क्या आता है? और ये साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आता है? साइमन कमीशन इंडिया में ये देखने आता है कि क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। क्या देखने आता है? कि क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अब ये इस साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सारे क्या होते हैं? अंग्रेज होते हैं, ठीक है। और इसके खिलाफ इंडिया में एक मूवमेंट चलती है जिसका नाम था एंटी साइमन प्रोटेस्ट। कौन सा नारा लगाते थे ये? साइमन गो बैक, ठीक है। एंटी साइमन प्रोटेस्ट पूरे देश में चलाए जाते हैं, और एंटी साइमन जब ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो इस टाइम पे कांग्रेस बोलती है कि आप अगर हमारे लिए रिफॉर्म्स लाना चाहते हो, आपने जो कमीशन बनाया इसमें सारे मेंबर्स अंग्रेज हैं, तो ये हमारे लिए कैसे रिफॉर्म्स लाएंगे। अब उस टाइम पे जो लॉर्ड बर्किन हेड होता है वो बोलता है कि देखो भाई, आप में इतना दम ही नहीं है कि आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सको, इसीलिए हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब ये बात चुभ जाती है कांग्रेस वालों को, और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं बना सकते। तो इसका रिप्लाई में 1928 में जवाहरलाल नेहरू के पापा जी, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, वो क्या करते हैं? एक रिपोर्ट लाते हैं जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। अब यहां पे इस नेहरू रिपोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि इंडियंस कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में। एक तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाता है, दूसरा यहां पे डिमांड की क्या क्या की जाती है? यहां पे डिमांड की जाती है डोमिनियन स्टेटस की। किसकी डिमांड की जाती है? पूरी आजादी नहीं, कैसा स्टेटस चाहिए? डोमिनियन, मतलब
ऊपर चाहे ब्रिटिशर्स का ही रूल रहे, नीचे इंडिया में हमारा रूल रहे, नाम ब्रिटिशर्स का ही रहे ऊपर। ठीक है। अब ये जब डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं तो यहाँ पे भी जो यंगर सेक्शन है कांग्रेस में, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो यहाँ पे फिर से नाराज होते हैं इनसे कि आप अभी भी 1928 में भी आके आप डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे हो। वो 1939 में जाके हुआ। नहीं नहीं। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, तो ये डिमांड करते हैं डोमिनियन स्टेटस की। इसके बाद 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर सेशन होता है। कौन सा सेशन? और लाहौर सेशन में ये क्या डिमांड करते हैं? पूर्ण स्वराज। किसकी डिमांड करते हैं? पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट, कैसी इंडिपेंडेंस चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। ठीक है। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ठीक है। और इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ये सब आपके पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ठीक है। कब? 26 जनवरी 1930 को। ये लाहौर सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पे पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई है। 1929 में हुआ है ये। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब इसी टाइम पे 1929 के ही टाइम पे ब्रिटिशर्स, ये जो साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कहां पे? लंदन में। ठीक है। और इंडिया में 1930 में गांधी जी बोलते हैं कि हम ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम यहां पे क्या चलाएंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाँ, पहले ये 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। और गांधी जी बोलते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। और उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? साल्ट सत्याग्रह करेंगे। ठीक है। और साल्ट सत्याग्रह इन्होंने कब स्टार्ट किया? डांडी मार्च के साथ। किसके साथ स्टार्ट किया? डांडी मार्च के साथ। कब हुआ था ये स्टार्ट? ठीक है। अप्रैल 1930 में। अप्रैल 1930 में गांधी जी क्या करते हैं? डांडी मार्च में करते क्या है ये? अपने आश्रम से चल के कहां तक जाते हैं? हाँ हाँ। ठीक है। क्या नाम है? डांडी तक जाते हैं जहां पे तट होता है, और जहां पे वहां पे जाके क्या करते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। इंडिया में उस टाइम पे क्या लॉ था कि कोई भी इंसान नमक नहीं बना सकता था, अपने यूज के लिए भी नहीं बना सकता है। कमर्शियल के लिए तो कोई नहीं बना सकता था, बेचने के लिए। पर अगर किसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए भी नमक बनाना है तो वो भी नहीं बना सकता था। हाँ, नहीं, ब्रिटिशर्स बना के देते थे, वो टैक्स लगाते थे उसके ऊपर। ठीक है। तो गांधी जी ने बोला ये देखो भाई, नमक तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है, वो तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले इन्होंने साल्ट सत्याग्रह किया। ठीक है। हाँ हाँ, 1930 में। अब इसके बाद होता है 1931 में गांधी इरविन पैक्ट। क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है। अब इस गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है? नहीं, इतना तो नहीं पूछा जाएगा, पर डेट पूछ सकते हैं आप। जो ये डेट्स मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं, ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली ही लिखवा रहा हूं सिर्फ। गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसमें क्या है? गांधी जी को मनाया जाता है कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। ठीक है। क्योंकि उनके बिना काम चल नहीं रहा होता है, कांग्रेस के बिना कोई डिसीजन वहां पे आ नहीं पा रहा होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो गांधी जी इरविन के कहने पे बोलते हैं कि ठीक है।
डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी बोलते हैं कि ठीक है, कुछ शर्तें रखते हैं। ठीक है, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, जो भी केस हमारे ऊपर चल रहे हैं उनको वापस ले लो। ठीक है, एक और शर्त होती है कि गांधी जी बोलते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दो। पर इरविन ये वाली शर्त नहीं मानते हैं। अब पर लॉर्ड इरविन ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी जी ने नहीं बोला था मुझे कि भगत सिंह और इनके डेथ सेंटेंस को हटा दो, मैंने आगे से बोला था इनको कि आप क्या इनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहोगे। तो गांधी जी ने बोला कि ये आपका लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बोलती है कि गांधी जी ने ये डिमांड की थी कि भगत सिंह और इनको छोड़ दो, आप छोड़ नहीं दो मतलब इनकी सजा कम कर दो। ठीक है, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब सच क्या है वो डिबेट का वो है। तो भगत सिंह के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साइड पे। अब देखो 1924 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था HSRA। ठीक है, इसकी क्या फुल फॉर्म है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, नहीं HRA बनी थी, सॉरी। 1924 में HRA बनी थी, 1928 में जाके वो HSRA बनी। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट वर्ड इसमें जो ना 1928 में। ठीक है, तो 1928 में बनी HSRA। ठीक है, और इसी HSRA के मेंबर थे ये सब, भगत सिंह। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये सब लोग। अब इन्होंने क्या किया था 1929 में, इन लोगों ने 1929 में इससे पहले इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, भगत सिंह ने और उसने। क्यों? क्योंकि ये जो एंटी साइमन प्रोटेस्ट हुए थे उसमें जो सॉन्डर था उसने लाठीचार्ज करवाया था और लाला लाजपत राय की उसमें डेथ हो गई थी। अब लाला लाजपत राय को ये लोग बड़ा मानते थे, रेवोल्यूशनरीज, तो उनका बदला लेने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सॉन्डर्स को मारा। ठीक है, और भी बड़े छोटे मोटे इंसिडेंट किए हैं इन्होंने। और 1929 में इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां पे क्या किया? बॉम्ब फेंके। नहीं, वो इन्होंने जानबूझ के बॉम्ब जो हैं ऐसी जगह पे फेंके थे कि जहां पे लोग बैठे नहीं थे। और जैसे ही बॉम्ब फेंके और साथ में पर्चे भी उड़ाए जिन पे इनकलाब जिंदाबाद लिखा था। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंके और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर केस चलाया गया, लाहौर कंस्पिरेसी केस के हिसाब से इनको जेल में डाला गया। ठीक है, और जब जेल में डाला गया इनको फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, और फाइनली क्या नाम है, 23 मार्च 1931 को इनको क्या हो गई? फांसी हो गई। किस किस को? राजगुरु, भगत सिंह और राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव। ठीक है, तो इनको फांसी हो जाती है 1931 में। एक मिनट रुक जाओ। लिखो जल्दी, आपकी स्पीड बड़ी कम है यार। अब देखो इसके बाद 1932 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं इंडिया में? एक कम्युनल अवार्ड देते हैं। ये कम्युनल अवार्ड क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट टू
डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर के कहने पे ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं, एससीज होते हैं, इनको भी क्या दे देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। ठीक है, और इसके अगेंस्ट गांधी जी क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक। क्या करते हैं कि भाई देखो आप देश को तो बांट ही दोगे पूरा, पहले आपने मुस्लिम्स को दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, अब आप एससीज को दे रहे हो, कल आप किसी और को दे दोगे तो पूरा देश बट जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते हैं, और गांधी जी की हंगर स्ट्राइक तुड़वाने वहां पे अंबेडकर गांधी जी को मनाने आते हैं कि देखो हम जो है, आप हंगर स्ट्राइक मत करो, क्योंकि गांधी जी से सब लोग डरते थे कि ये बंदा स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यहां पे 1932 में होता है पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट में क्या होता है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में होता है, बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी। और इसमें गांधी जी बोलते हैं देखो भाई सेपरेट इलेक्टोरेट तो मैं नहीं देने दूंगा आपको, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस को। तो अंबेडकर बोलते हैं ठीक है, आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, हम जॉइंट इलेक्टोरेट ले लेंगे, बट हमें रिजर्वेशन चाहिए सीट्स में। ठीक है, तो अंबेडकर एग्रीड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट तो याद है ना क्या होता था, सेपरेट इलेक्टोरेट याद है क्या होता था। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिला डिप्रेस क्लासेस को, पर क्या मिला, जॉइंट इलेक्टोरेट मिला और रिजर्वेशन मिल गई। ठीक है, कि आपके लिए सीट्स पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या की जाएंगी, रिजर्व की जाएंगी आपके लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 1932 के बाद इंपॉर्टेंट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में बात हुई होती है रिफॉर्म्स की, फाइनली वो रिफॉर्म्स देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। और इसमें क्या किया जाता है, प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी होती है ना पहले, तो उसको क्या कर दिया जाता है, प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को खत्म कर दिया जाता है। प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को खत्म कर दिया जाता है, और इनको क्या दे दी जाती है, ऑटोनॉमी। क्या दी जाती है, ऑटोनॉमी, मतलब आप अपने हिसाब से सारा काम करो। ठीक है, इनको ऑटोनॉमी दी जाती है, और सेंट्रल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहां पे, सेंट्रल लेवल पे डायरकी एबॉलिश्ड। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। बाइकैमरलिज्म मतलब दो हाउसेज होंगे, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, और क्या किया जाता है इसमें, हम्म, और इसमें तीन लिस्टें बनाई जाती हैं। कौन सी, सब्जेक्ट्स को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, सेंट्रल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। तो जो सेंट्रल लिस्ट में चीजें हैं उनके ऊपर लॉज कौन बनाएगा, सेंटर। जो प्रोविंशियल लिस्ट में चीजें हैं उनके ऊपर लॉज कौन बनाएंगी, प्रोविंसेस। और जो कॉन्करेंट में हैं उनमें दोनों लॉज बनाएंगे। ठीक है, ये सब चेंजेस इसमें किए जाते हैं। इसी के बाद आरबीआई बनाया जाता है इसी एक्ट के थ्रू। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू, हाँ 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 हाँ, इसी के बाद क्या बनाया जाता है, फेडरल कोर्ट बनाया जाता है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये सब चीजें इसके बाद होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद। ठीक है, समझ गए, लिख लिया ये। अब देखो 1935 के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, वो ये है कि 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है।
क्या स्टार्ट हो जाती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साइड कौन है? ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, यूएसए, और दूसरी साइड जर्मनी, जापान। ठीक है, ये सब दूसरी साइड। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया से पूछे बिना इंडियन आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी धकेल देते हैं। ठीक है। अब यहां पे इंडियंस जो हैं, गांधी जी बोलते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि ब्रिटिशर्स जर्मनी के साथ लड़ रहे हैं, फासिस्ट पावर्स के साथ लड़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की सपोर्ट करें। बट ये किसी टाइप का हमें कुछ आश्वासन दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे लिए बनाएंगे, तो हम इनको सहयोग करें। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमें आपके किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जो करना है अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, तो इनसे पूछे बिना वो 1939 में इंडियन सोल्जर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल देते हैं। ठीक है। अब लेकिन फिर 1940 आते आते क्या होता है, ब्रिटिशर्स की हालत थोड़ी खराब होने लगती है वॉर में। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि भाई देखो, ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि इंडियंस का सहयोग लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर आपको सहयोग मिलेगा तो वहां के लोग ज्यादा आएंगे लड़ने हमारे साथ, आर्मी के। ठीक है, तो ये इंडियंस के लिए एक ऑफर लेके आते हैं जिसका नाम होता है अगस्त ऑफर। कौन सा ऑफर लेके आते हैं? अगस्त ऑफर। और अगस्त ऑफर में सबसे पहले क्या बोलते हैं ये, कि हम आपके लिए क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बट इसमें एक और बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाएंगे, लेकिन माइनॉरिटीज के कहने के बिना हम कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए नहीं बनाएंगे। माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम्स। तो नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज के कंसेंट के बिना हम आपको क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। अब इससे क्या हो गया, मुस्लिम लीग को विटो मिल गई, मतलब मुस्लिम लीग को पावर दे दी ना, तो मुस्लिम लीग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। मुस्लिम लीग ने 1940 में ही पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। क्या किया? पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी पास किया। ठीक है। उसके बाद देखो, अगस्त ऑफर से तो कांग्रेस नहीं मानती है इस ऑफर को। ठीक है। फिर ये 1942 में एक और प्लान लेके आते हैं जिसका क्या नाम था? 42 में क्रिप्स मिशन। ठीक है। और क्रिप्स मिशन में भी क्या बोलते हैं ये, कि आपके लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसमें इंडियंस ही होंगे। लेकिन इसमें भी एक बात ये ऐसी करते हैं कि हम देखो, जो भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अगर कोई प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ नहीं आना चाहती हैं इस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उनके लिए हम कुछ अलग से सेपरेट अरेंजमेंट करेंगे। मतलब एक ब्लूप्रिंट पार्टीशन का बनाना स्टार्ट कर देते हैं 1942 में ब्रिटिशर्स। ठीक है। अब 1942 का जो ये क्रिप्स मिशन है ये भी फेल हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही ये फेल होता है तो गांधी जी बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया। ठीक है, अब जो है हाँ हाँ, ठीक है। तो द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन लेड टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन लेड टू स्टार्ट ऑफ कौन सी मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट। कब चलाई गई ये? अगस्त 1942 में। 8 अगस्त है कि 9 अगस्त है देख लेना। 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई और गांधी जी ने स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। पहली बार गांधी जी का थोड़ा सा वायलेंट रूप हमें दिखा इस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में पूरे देश से अलग अलग सेक्शंस के लोग, सब ने इसमें सहयोग किया। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे लोग जितना कर सकते थे उन्होंने किया। ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद 1945 में ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए एक और प्लान लेके आते हैं, वेवल प्लान। क्या लेके आते हैं? वेवल प्लान लेके आते हैं। वेवल प्लान में भी ये इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने की बात करते हैं। ठीक है। पर वेवल प्लान बीच में ही टॉक्स जो हैं ब्रेक डाउन हो जाती हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई होती है 1945 में।
ठीक है, जापान के ऊपर जब बॉम्ब गिराते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ जाती है और बीच में ही टॉक्स खत्म हो जाती हैं, तो वेवल प्लान का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। ठीक है, और इस वेवल प्लान के बाद फिर 1946 में, हाँ हाँ हाँ, ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्स, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आता है? और ये कैबिनेट मिशन प्लान ही है जिसके हिसाब से फिर क्या किया जाता है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है फाइनली। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये क्या बोलते हैं कि देखो भाई आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। ठीक है, स्टेट्स की ग्रुपिंग करते हैं ये ABC के हिसाब से। ठीक है, कि कौन सी हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी, उसके हिसाब से स्टेट्स की ग्रुपिंग करते हैं और बोलते हैं कि आप, और कैबिनेट मिशन प्लान में पाकिस्तान को रिजेक्ट किया जाता है कि हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें 3 लोग थे कैबिनेट मिशन प्लान में, कौन कौन? A.V. अलेक्जेंडर, क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इसमें पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। ठीक है, इंडिया के लिए क्या बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और इसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये होता है तो मुस्लिम लीग काफी नाराज हो जाती है। मुस्लिम लीग बोलती है कि हम नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे, वो बाइकआउट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, और मुस्लिम लीग इसके बाद एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की पॉलिसी इंडिया में अपनाती है और लोगों को इतना भड़काती है कि अलग अलग जगह पे बहुत सारे कम्युनल राइट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, देश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, 1946 के बाद। लेकिन इसके कैबिनेट मिशन प्लान के आने के बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाती है। यहां पे डिबेट्स होना 1946 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाती हैं। पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद यहां पे काम स्टार्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मान रही होती अभी तक। ठीक है, तो 1947 में फाइनली क्या आता है, माउंट बैटन प्लान आता है। क्या आता है? हाँ हाँ, और माउंट बैटन प्लान में ये क्या बोलते हैं कि आपके लिए हम इंडिपेंडेंस देंगे इंडिया को, पर किसके साथ? पार्टीशन के साथ। ठीक है, और इसी प्लान के अकॉर्डिंग एक और कमीशन आता है जो इंडिया में बाउंड्री ड्रॉ करता है, जिसका क्या नाम था? रेड क्लिफ कमीशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री ड्रॉ करता है। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो फाइनली 1947 में 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, और देश को क्या कर दिया जाता है? आजाद कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? बस ये इतनी सी मॉडर्न हिस्ट्री है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा इतना सा। ठीक है, बच्चे आधे गायब हो गए बीच से। 1 ही घंटे की क्लास हुई है। ठीक है।